आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेकर बेरोजगार संघ ने जो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था और देहरादून में जिस तरह उस वक्त लाठीचार्ज हुआ और तमाम जो बेरोजगार संघ के पदाधिकारी थे और दूसरे बेरोजगार जो लड़के थे उन पर मुकदमे भी कायम किए गए। पथराव की एक घटना बड़ी देहरादून में गांधी पार्क के बाहर हुई थी, वो आपको याद होगा। उसकी जांच कहां तक पहुंची है, लेकिन इस बीच उस पूरे मामले में जो कंडीशनल बेल लेकर बॉबी पवार बाहर आए तो उनको ये हिदायत थी कोर्ट की तरफ से कि आप बाहर तो हैं, लेकिन इस तरह के आंदोलन या इस तरह का कोई प्रदर्शन आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे कि जन आक्रोश बढ़े और अव्यवस्थाएं फैले कहीं समाज में। बागेश्वर चुनाव का एक मसला आया था, तब बॉबी पवार बागेश्वर गए थे, वहाँ उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर पुलिस क्या बॉबी पवार को हर हाल में जेल भेजना चाहती है, ये सवाल उठा, क्योंकि पुलिस ने एक अर्जी लगाई कोर्ट में और कहा कि बॉबी पवार बाहर रहने लायक नहीं, उन्हें जेल के भीतर होना चाहिए। इस मामले की भी सुनवाई देहरादून में हुई है और पूरी हो चुकी है और उसमें बॉबी पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें बॉबी को जेल भेजने की मांग की गई थी। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बॉबी पवार हमारे साथ है, बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। बॉबी भाई, कोर्ट से राहत मिली है, बड़ी राहत है। पुलिस तो चाहती थी कि आप जेल के भीतर होते। देखिए, वास्तव में न्यायालय से जो राहत मिली है उस हम फैसले का सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा, या ये कहें कि प्रत्यक्ष तो पुलिस है पर अप्रत्यक्ष जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये टारगेट किया जा रहा था कि बॉबी पवार को जेल के पीछे भेजना है किसी भी तरीके से, जो उसमें हवाला दिया गया था कि त्यूनी प्रकरण का हवाला दिया गया था, उसमें हवाला दिया गया था देहरादून प्रकरण का हवाला दिया गया था, बागेश्वर प्रकरण का हवाला उसमें दिया गया था पुलिस के द्वारा। तो उसमें जब देखा, जब उसमें डिस्कस हुआ, जब दलीलें चली, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ये एक बिल्कुल ऐसी सोची समझी साजिश शासन के अंदर से, सरकार के अंदर से पुलिस पर प्रेशर था कि इस प्रकार के वो प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाएं और उसमें पूरा दबाव बनाएं कि जिस प्रकार से बॉबी पवार को हम जेल भेज सकें। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने बागेश्वर प्रकरण का जिक्र किया है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बागेश्वर प्रकरण में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे उन कंडीशनल जो बेल हमें मिली थी उसका उल्लंघन हुआ था। उस दौरान जब घटना हुई, हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तो मंदिर दर्शन के लिए जब जा रहे थे तो षड्यंत्रकारियों ने, उत्तराखंड सरकार के कुछ सरकार द्वारा पोषित संगठन, उनके षड्यंत्र से या उत्तराखंड पुलिस के षड्यंत्र से जो वो करना चाह रहे थे हुआ नहीं। हमें वहाँ हमें हिरासत में ज़रूर लिया गया, वहाँ से हमें कोर्ट से फिर बाइज्जत बरी भी किया गया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर त्यूनी मेरा अपना घर है और त्यूनी प्रकरण की बात की जाए, कुछ नहीं, वहाँ एक कॉलेज में शांतिपूर्ण एक आंदोलन चल रहा था। वहाँ के छात्रों की मांग थी कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है उनको बढ़ाया जाए, यहाँ पर जो हॉस्टल पीजी है बालिकाओं के लिए वो बनाया जाए। हम गए, हमने समर्थन दिया और वो समर्थन देना हमारा अधिकार है, हम देंगे। देहरादून प्रकरण की बात करें तो हमने सचिवालय कूच के अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जो मांगे सरकार नहीं सुन रही है। देहरादून प्रकरण की बात करें तो हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, अपने इस प्रदेश की उस मूल निवास की मांग के लिए, उस भू कानून की मांग के लिए जो लंबे समय से चली आ रही है। एक वो एमकेपी की छात्रा वाला भी जिस दिन वो प्रकरण हुआ था, एक हादसा हुआ था जो जी, जो दून मेडिकल, जो दून में जो प्रकरण हुआ था वो भी थे। तो इन्होंने सारे इसके स्क्रीनशॉट लगाकर, मैं कहीं मीडिया को बाइट दे रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट लेकर वो उसमें लगाया था। तो कहीं ना कहीं जब अंतिम दिन, जब हमारी तारीख लगी थी, जब पेशी हुई थी, तो उस दौरान 26 तारीख को जब दलीलें चली तो हमारे अधिवक्ता हमारे जो वर्मा जी हैं, उन्होंने दलीलें दी। उन्होंने कई पिछले एग्जाम्पल भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले दिए जा चुके हैं। वो चाहे शाहीन बाग का उदाहरण दिया कि भाई उस दौरान भी ऐसी चीज़ें हुई, कंडीशनल हुआ, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है आप उसे नहीं रोक सकते। ये सारी चीज़ें हुई। तो उनसे जब दूसरे पक्ष से पूछा गया तो कहीं ना कहीं सरकारी जो वकील जो उनके थे, उन्होंने कहा, सरकार की ओर से जो था, उन्होंने कहा कि बॉबी पवार जहाँ भी प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, हमें पूरा प्रशासन उनके पीछे लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये मुझे खुद नहीं पता कि ये क्यों, ऐसा क्यों, क्या क्या करना चाह रहे हैं। हम प्रदेश के भीतर जाएंगे, हमारा अपना प्रदेश है, हम लोगों से मिलेंगे,
हमारा अपने दर्द है, हमारे अपनी लोगों के साथ चिंताएं हैं, उनको व्यक्त करेंगे, उनसे उनकी समस्याएं सुनेंगे। अब ये जब उन्होंने जवाब दिया तो मेरे समझ से भी ये परे है। जबकि हमने कई दफ़े उत्तराखंड के डीजीपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के तमाम देहरादून के एसएसपी सहित गढ़वाल आईजी तक को, सबको हमने लेटर दिया है कि भाई धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। जिस प्रकार से नकल माफिया आए दिन जेलों से आप बाहर कर रहे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारे संगठन के जो सचिव है उनके लेटर के माध्यम से हमने लेटर दिया कि भाई सुरक्षा के लिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए ये लेटर दिए गए थे। वहाँ पर तो वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, परंतु ये जो उनका बयान था कि प्रदेश में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पूरा प्रशासन लगाना पड़ रहा है, तो ये इस तरीके की साफ साफ ये रंजिश, ये षड्यंत्र जो रचा गया था, ये चेहरा सामने आ गया था किस प्रकार से चीज़ें ये करना चाह रहे थे। कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, कोर्ट ने उस दिन उन दलीलों को सुना, उसके बाद 3 दिन बाद, उस फैसले के 2 या 3 दिन बाद जब कोर्ट ने अभी 28 को फैसला दिया, तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जो इन्होंने पुलिस के द्वारा जो आधार बनाए गए हैं कि बॉबी पवार को जेल भेजा जाए और इस प्रकार के कंडीशनल बेल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो आधारहीन ये तथ्य यहाँ पर रखे गए और इसके तहत बॉबी पवार को यहाँ पर ये बॉबी पवार के पक्ष में फैसला दिया जाता है और इनमें कोई जेल नहीं होगी। इस प्रकार की जो कोर्ट ने चीज़ें कही है वो उनके जजमेंट में है। भाई एक सवाल ये है कि जिस मामले को लेकर पुलिस जेल भेजना चाहती है आपको, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो मामला तो वही है ना, गांधी पार्क के बाहर जब बड़ा आंदोलन हुआ था, पथराव हुआ था, उसकी जांच, जहां तक हमें पता चला है कि ये भी बताया जाता है कि उस जांच में पुलिस ने तो एक कदम भी ढंग से आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि उस समय वो सीसी फुटेज निकाले गए, पथराव करने वाले लोग कौन थे, उनके चेहरे आइडेंटिफाई करने की बात हुई थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? मेन मुद्दा तो वही है ना, उसी में जेल भेजना चाहती है पुलिस आपको, तो वो केस कहाँ पर पहुँचा है अभी तक? नहीं, देखिए, जहाँ तक इसमें सूचना मांगी गई थी, हमारे कुछ मित्रों द्वारा इसमें सूचना मांगी गई थी, उस सूचना में साफ ये बता दिया गया कि अभी तक कोई जांच आगे नहीं बढ़ी है। वो जो पथराव वाली घटना थी अभी तक कोई जांच आगे नहीं बढ़ी है, कौन क्या इसमें संलिप्त थे, किन्होंने पथराव किया, पथराव करने की नौबत क्यों आई, क्या चीज़ें सारी हुई, क्या घटना हुई, वो कोई जांच आगे नहीं बढ़ी है। जबकि हमने बार बार ये कहा है उत्तराखंड पुलिस से, उत्तराखंड सरकार से कि जांच हो, परंतु जांच 8 तारीख की रात्रि से पूरी जांच हो। 8 तारीख की मध्य रात्रि को 12 से 1 बजे रात किसके आदेश पर पुलिस अधिकारी गांधी पार्क में घुसे, हमारे साथ बैठी हमारी कुछ बहनें जो आंदोलन कर रही थी उनके साथ अभद्रता की, उनको गाली गलौज किया, उनको गलत तरीके से उनको छुआ, और हमें खुद रात को जो घटना थी, आप पूरे सोशल मीडिया पे वीडियोस तैर रहे हैं, फोटो तैर रहे हैं, किस प्रकार से हम पर क्रूरता की गई और किस एंगल से लाठी मारी जा रही थी। वहाँ से ये जांच स्टार्ट हो। दूसरे दिन जब पथराव हुआ, पथराव करने की नौबत कहाँ से आई, पथराव शुरुआत कहाँ से हुई, क्या चीज़ें हुई, वो सारी जांच होनी चाहिए, हमने बार बार कहा है। और उसमें भी ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे वीडियो तैर रहे हैं, हमारे पास वीडियो आज भी रखे हुए हैं कि पुलिस के लोग, खुद वर्दीधारी लोग, वो अपना बैच हटाकर, जिसमें उनका नाम लिखा है, वो हटाकर खुद पत्थर उठाए हुए और पत्थर मार रहे हैं। हमारे पास आज भी वीडियो है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जांच हो ना, किस कारण ये जो पथराव हुआ कि किन्होंने शुरुआत की और क्या वर्दीधारी को पत्थर मारने की अधिकार किसने दिया। अगर पथराव चल रहे थे तो आपके पास पुख्ता इंतजाम थे, आप वीडियो कवरेज करते, सीसीटीवी लगे हुए थे, देखते हैं, परंतु आप खुद पत्थर उठाकर पत्थर मार रहे हो, तो हमें ये भी लगता कि कहीं शुरुआत ही पुलिस ने ना की हो उस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए। क्योंकि वो आंदोलन अगर उस दिन रात को रह जाता तो कम से कम दूसरे दिन देहरादून की सड़कों पर 50,000 से 1 लाख लोग सड़क पे होते। परंतु बहुत बार ये हुई है, हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ। जब हमने एक बार सचिवालय कूच किया था तब भी अराजक तत्व कहें या कुछ ऐसा कहें कि प्रशासन के द्वारा ही कुछ आंदोलन को तोड़ने के लिए चीज़ें की जाती है, उसके बाद ये पथराव किया जाता है। फिर युवाओं के बीच में जब ऐसी गतिविधियां होती है तो युवा अपने आप को नहीं रोक पाता है, वो प्राथमिकता नहीं, वो फिर अगला वो हो जाता है। पर प्राथमिक स्तर पर क्यों आंदोलन इस तरीके से वो हुआ, पूरी जांच उसकी होनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं हुई। बॉय भाई एक सवाल ये है, क्या आपने कहा कि साहब पुलिस है, पुलिस पर सरकार का दबाव है, बॉबी पवार से दुश्मनी क्या है, क्यों, मतलब आपको कोई जेल में क्यों डालना चाहेगा?
आप न तो पॉलिटिक्स में हैं, ना आप विपक्षी दल हैं, ना आप, क्या सरकार आपके कामों से, आपके कहीं जाने से असहज हो जा रही है, वो क्यों हो रही है? और आपने घोटाले उठाए, भर्ती घोटाले, तो उनमें तो जांच भी बैठी और उसमें तो कई दोषी जो थे, आरोपी थे, वो जेल भी गए, बाहर भी आ गए, लेकिन हुआ था कहीं ना कहीं मामला, तो वो तो सामने आ ही गया। तो आपसे किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है? क्यों आपको जेल डालना चाहेगी पुलिस? नहीं, देखिए सीधी सी ये बात है कि पॉलिटिकल दलों से हमारी जनता का विश्वास हट चुका है। कुछ पॉलिटिकल लोग, उनसे भी विश्वास हट चुका है। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी आई है, हमारे मतलब संज्ञान में, हमारे संज्ञान में इस तरीके से चीज़ें आई है कि जो हम मुद्दा उठाते हैं वो एक तो राजनीति का मुद्दा नहीं होता है। वास्तविक मुद्दा जो होता है वो हम उठाते हैं। वास्तविक जो कुछ होता है, वो जो भी चीज़ें हो वो हम उठाते हैं और लोग हमें देते हैं कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज़ को उठाते हैं, लोगों का विश्वास भी जीत रहे हैं। कहीं सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर चीज़ें बाहर आती रही, जिस प्रकार से आ रही है, जिस प्रकार से हमने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिसमें हमने मुद्दा उठाया और उसके साक्ष्य ना दिए हो। हम नहीं, बॉबी बॉबी भाई, मेरी बात सुनिए। आपको एक जगह यहाँ पर एकता विहार में, आप जब तक बेरोजगारों का बात उठा रहे थे, सरकार को आपसे सिंपैथी थी कि साहब ठीक है, घोटाला हुआ, हम सीबीआई तो नहीं ला पा रहे, लेकिन हम जांच बिठा रहे हैं, हो रहा है। लेकिन जब अगर बॉबी पवार बेरोजगारों के मुद्दे से जब दूसरी तरफ जाने लगे, आप बागेश्वर चुनाव में चले गए, आप अलग अलग जो कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं उत्तराखंड में, आप वहां चले गए, आप हॉस्पिटलों की कार्यप्रणाली को उठाने लग गए, यहाँ घोटाला, ये अनियमितता उजागर करने लग गए, तो ना दिक्कत सामने ज्यादा आ गई। नहीं, देखिए ये बात है बागेश्वर, हम ये तो नहीं गए थे कि किसी तुम दूसरे प्रत्याशी को वो करो या वो करो। हमने तो अपनी बात रखने के लिए, पूरी सरकार वहाँ थी, पूरा मुख्यमंत्री वहाँ थे, मंत्री वहाँ थे, हमने तो अपनी बात रखने के लिए भाई सीबीआई लाओ। और सरकार ये क्यों चाह रही है कि हम सीबीआई नहीं ला पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या सीबीआई इतनी महंगी, इतना बजट कुछ लग रहा है कि सीबीआई लाने में? कुछ नहीं। अपने लोग उनके दोषी हैं, उनके गिरेबान तक सीबीआई का हाथ पहुँचेगा इसलिए डरे हुए हैं। पर हम चाहते हैं कि सीबीआई आए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सीबीआई आए। दूसरी बात यह, आपने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, तब तक ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा जब अच्छे तरीके से उठाया गया, उसमें सफलता मिली, उसमें चीज़ें निकल कर आई, उसमें परिणाम अच्छे रहे, तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज एक ठेकेदार का भी विश्वास बढ़ा है, आज एक मजदूर का भी विश्वास बढ़ा है, आज एक अधिकारी और कर्मचारी जो ईमानदारी से विभागों के अंदर काम कर रहे हैं उनका भी विश्वास बढ़ा है। अगर वो पीड़ित है, अगर वो शोषित है, अगर वो लोग हमारे पास कुछ अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, विभाग में इस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं, विभाग में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ चल रही है, अंततः विभाग है किसका? विभाग में पैसा जो जा रहा है किसका? जनता का। जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जब वो चीज़ें आ रही है तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वो बात ये उत्तराखंड में जो कंपनियों को ठेके देने की बात हो, भारी कंपनियों को, या यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से पूरे प्रदेश को संचालित करने की बात हो, या आउटसोर्स के माध्यम से भाई भतीजावाद फैलाने की बात हो, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, जहाँ पर प्रदेश का अहित हो रहा है, उन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे और उठा रहे हैं, और भविष्य में उठाएंगे। और बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे दिखेंगे जिसमें साफ साफ ये दिखेगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की सरकार कितनी भ्रष्टाचार का जो कितना बड़ा नंगा नाच कर रही है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी और हम ये मुद्दे उठाएंगे। आज हमारी चिंता ये नहीं है कि बेरोजगारी, रोजगार, भ्रष्टाचार, आज तो संपूर्ण हमारी चिंता ये होगी है भाई, रोजगार कैसे मिले, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली है उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सके, तमाम चिंताएं हैं और इन पर अब लड़ाई जारी है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और साथ में लड़ेंगे। यही सरकार को असहज भी करती है। मेरा आखिरी सवाल बहुत छोटा सा, बॉबी भाई, कोर्ट से तो राहत मिल गई है फिलहाल, बॉबी पवार जो कर रहे थे अभी तक वो जारी रखेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे? बिल्कुल लोगों से मिलेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, अभी भी कह रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई को लड़ा जाएगा। और ये लड़ाई जब शुरू हुई है तो प्रदेश को बचाने की ये लड़ाई पूरी बनाई जाएगी। उसमें तमाम मुद्दे समाहित हो जाते हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, मूल निवास, भू कानून, बहुत सारी चीज़ें, चाहे बैकडोर का जो खेल है, मंत्रियों के और अधिकारियों के द्वारा जो आउटसोर्स का खेल है, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का खेल है, ये तमाम चीज़ों के, इन तमाम मुद्दों को लेकर
पूरे प्रदेश की इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। जिस प्रकार से अभी कुमाऊं में हमारे साथ लोग जुड़े थे और उन लोगों ने कुमाऊं भ्रमण शुरू कर दिया है, वो निकल चुके हैं पिथौरागढ़ की तरफ। उन्होंने 5-7 दिन का उनका भ्रमण है और लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों को रवाई घाटी में इधर भी भेजेंगे, लोगों को जोड़ने के लिए। कम से कम ये है कि एक मजबूत संगठन या एक मजबूत ऐसी ग्रुप एक ऐसा तैयार हो जो ना तो ये बोलें कि भाई हम विपक्ष है या हम सत्ता है, बस विपक्ष गलत करे तो विपक्ष के खिलाफ बोले, सत्ता गलत करे तो सत्ता के खिलाफ बोले। ऐसा होना एक संगठन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया बॉबी भाई। देखिए, जहाँ तक भर्तियों में घोटाले की बात थी, जहाँ तक बेरोजगारों का आंदोलन था, वहाँ तक तो सब ठीक था। लाठी चार्ज भी हुआ, बॉबी पवार पर मुकदमे भी कायम हुए, वहाँ तक भी सही था। एकता विहार में जगह भी सरकार ने दे दी कि साहब यहाँ पर अपना आंदोलन चलाइए, वहाँ तक तो सब ठीक था, सरकार झेल लेती। लेकिन जब यहाँ से बॉबी पवार के कदम बाहर बढ़ने शुरू हुए, बेरोजगार संघ का दायरा बढ़ने लगा, अब केवल बेरोजगारों के मुद्दे नहीं थे। अब वो जनता जो घरों में बैठी थी, जिसको लगता था कि हमारे साथ अगर कहीं पर कोई अहित हो रहा है और उसे कोई मंच अगर मिल सकता है तो वो बॉबी पवार की आवाज़ हो सकती है। जब ये परसेप्शन पूरे प्रदेश में बनने लगा तो अलग अलग विभागों के भ्रष्टाचार के मामले आने लगे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जहां कहीं गड़बड़ी हो रही है वो मामले आने लगे, सरकारी सामान की खरीद फरोख्त में कहीं घपला हो रहा था तो वो भी मामले पहुंचने लगे और उन्हें बॉबी पवार उठाने लगे। और यहीं से जो सीधी लड़ाई थी सत्ता की और बॉबी पवार की, वो शुरू हो गई। और यही कारण था जो पुलिस ने अर्जी लगाई कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बॉबी पवार ने कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।